Today we are going to start our next lecture, that is lecture number 5. In this lecture we are going to totally solve the numerical that is related to our previous lecture or topic. If you have not yet watched the previous lecture, then first you watch the previous lecture, after then you start watching this lecture. Okay? तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि पिछले वाले लेक्चर में हम लोग कौन कौन से फार्मूलाज पढ़े, तो उसको इधर साइड में लिख लेते हैं। जैसे पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था ओम्स लॉ का फार्मूला, ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर। रेजिस्टेंस रिलेटेड पढ़े थे, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। रजिस्टिविटी से रिलेटेड फार्मूला पढ़ा था, रो इज इक्वल टू R इंटू ए अपॉन एल। इन तीनों फार्मूले से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड पर लिखा गया, पहले इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स। What current will the heater draw if the potential difference is increased to 120 volt? ठीक, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसके टर्मिनल पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है 60 वोल्ट का। इस सिचुएशन में जो इलेक्ट्रिक हीटर करंट ड्रॉ कर रहा है वो 4 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर उसी पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करके 120 वोल्ट कर दिया जाए, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दिया जाए, तब वो इलेक्ट्रिक हीटर कितना करंट ड्रॉ करेगा, यानी आई पूछ रहा है। ठीक, तो जैसा कि मैं आपको बार बार बताता हूं कि सबसे पहले आप सोल्यूशन में गिवन लिख लिया करिए। और गिवन लिखने का तरीका क्या है, क्वेश्चन में जो न्यूमेरिकल डाटा है, जो मैथमेटिकल डाटा है, उस पर फोकस करिए, उसके यूनिट पर फोकस करिए। जैसे एक न्यूमेरिकल डाटा 60 वोल्ट, 60 वोल्ट यहाँ पर यूनिट वोल्ट है, इसका मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जिसको बोल देते हैं V इज इक्वल टू 60 वोल्ट। ठीक, नेक्स्ट न्यूमेरिकल डाटा 4 एम्पियर। अब एम्पियर किसका SI यूनिट है, करंट का, इसका मतलब ये करंट की वैल्यू है, I इज इक्वल टू 4 एम्पियर। एक और डाटा अपने पास है 120 वोल्ट। ये कैसा पोटेंशियल डिफरेंस है, इंक्रीज्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इंक्रीज्ड पोटेंशियल डिफरेंस को हम V डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जो कि 120 वोल्ट है। ठीक, तो हमें फाइंड आउट क्या करना, इंक्रीज्ड पोटेंशियल डिफरेंस के रेस्पेक्ट में क्या करंट हमको, अब वो जो आपका इलेक्ट्रिक हीटर है वो ड्रॉ करेगा, ये फाइंड करना है, यानी आई डैश। ठीक, ये भी करंट इंक्रीज कर जाएगा। कैसे इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि हम ये जानते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अगर पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा दिया तो आपका करंट भी जनरली बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहां से सबसे पहले R को कैलकुलेट कर लेते हैं। R का फार्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू V अपॉन आई। ठीक, रेजिस्टेंस का फार्मूला ओम्स लॉ से, यहां देखिए ओम्स लॉ इज इक्वल टू V इज इक्वल टू आई आर। ठीक, यहां से अगर R निकालना है तो I नीचे ले आइए, यानी R इज इक्वल टू V अपॉन आई। V की वैल्यू 60, I की वैल्यू 4, कट करिए 15, यानी 15 ओम। हमारा जो रेजिस्टेंस आया R की वैल्यू 15 ओम। ठीक, अब हम ये पढ़े हैं कि अगर कोई मटेरियल ओम्स लॉ फॉलो करता है, कोई कंडक्टर ओम्स लॉ फॉलो करता है, ओम्स लॉ में R की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगी। ठीक, रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा तभी वो मटेरियल ओम्स लॉ फॉलो करेगा, वो कंडक्टर ओम्स लॉ फॉलो करेगा, जिसका ग्राफ पढ़ चुके थे ऐसे। ठीक, ये स्ट्रेट लाइन थी, R हमारा क्या था, कांस्टेंट था, यानी V और I का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तभी ये ओम्स लॉ फॉलो करेगा। तो इस सिचुएशन में यहाँ पर हम लोग सपोज करेंगे कि ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है और इसका जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगा। तो अब नया जो करंट निकालना है, यानी इंक्रीज्ड करंट, तो करंट का फार्मूला क्या हो जाएगा, हम जानते हैं ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई आर। ठीक, अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज किया तो V डैश से रिप्रेजेंट कर दिए, करंट इंक्रीज करेगा I डैश से रिप्रेजेंट कर दिए। R पर डैश नहीं लगाते, क्योंकि जो R यहां था वही R यहां पर भी हो, क्यों, क्योंकि R की वैल्यू कांस्टेंट होती है। यहां से I डैश का फार्मूला, I डैश इज इक्वल टू V डैश अपॉन R। V डैश की वैल्यू अपने पास है, इंक्रीज्ड पोटेंशियल 120 वोल्ट, रेजिस्टेंस 15, कट करिए 15 1 जा 15 8 जा, यानी हमारे पास I डैश इंक्रीज्ड करंट की वैल्यू है 8 एम्पियर। ठीक, और ये आंसर आप चेक कर सकते हैं सही है कि नहीं, और सही है। कैसे चेक कर सकते हैं, इसको हम लोग देखते हैं।
ठीक, तो आंसर को हम लोग चेक करते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया गया तो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर गया है। हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ से V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जिस रेट में V को इंक्रीज करेंगे उसी रेट में I इंक्रीज करना चाहिए। इनिशियली V कितना था 60 वोल्ट, करंट कितना था 4 एम्पियर था। ठीक, ये 60 वोल्ट से कितना हो गया 120 वोल्ट, मतलब इसको 2 टाइम्स कर दिया गया, 2 गुना कर दिया गया। अगर ये 120 वोल्ट हुआ मीन्स इसको 2 टाइम्स किया गया, इसको भी 2 टाइम्स करिए, 4 2 सा 8 एम्पियर, वही आंसर आया ना। यानी आप इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर लॉन्ग कॉपर वायर ऑफ रेडियस 1 mm। रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर वायर इज 1.72 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको एक लॉन्ग वायर जो कि 1 किलोमीटर का है उसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, यानी कैपिटल R कैलकुलेट करना है। अगर उस वायर का जो रेडियस है वो 1 mm हो और जो रेजिस्टिविटी है 1.72 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर हो, तो आप उस लॉन्ग वायर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लीजिए। तो सबसे पहले आप सोल्यूशन में गिवन लिख लीजिए, गिवन मैथमेटिकल वैल्यू की SI यूनिट से पहचान लीजिए। 1 किलोमीटर, किलोमीटर लेंथ का SI यूनिट, L इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, SI में चेंज कर लीजिए 1000 मीटर ना, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। ठीक, रेडियस R इज इक्वल टू 1 mm, इसको SI में चेंज करिए 1 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे mm मीटर में चेंज हो जाता है। ठीक, एक वैल्यू और अपने पास है 1.72, ये किसकी वैल्यू है रेजिस्टिविटी की। रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू 1.72 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, कैपिटल R पूछ रहा है। R का फार्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A। ऐसा हमने पिछले लेक्चर पढ़ा था जहां पर R का रिलेशन रेजिस्टिविटी के साथ दिखाया गया था। ठीक, अगर मुझे R कैलकुलेट करना है तो मुझे रो पता होना चाहिए, रो तो दिया गया क्वेश्चन में, L पता होना चाहिए, L भी दिया गया क्वेश्चन में, और A पता होना चाहिए क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये नहीं दिया गया है। ठीक, तो अब A कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं वायर का। तो वायर जनरली सिलेंडर के शेप का होगा। ठीक, ये मान लेते हैं एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर है जिसका लेंथ 1 किलोमीटर है। ठीक, अब इसका फ्रंट पोर्शन देखिए, इसी को बोलते हैं ए फॉर क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो कैसा होगा, आपका सर्कुलर होगा। ठीक, क्वेश्चन में डायरेक्टली ए की वैल्यू दे दी जाती है। जब भी ए की वैल्यू दी जाएगी वो मीटर स्क्वायर में होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, चाहे जिस यूनिट में हो, लेकिन उसका पावर स्क्वायर होगा, यानी स्क्वायर यूनिट में होगा। ठीक, इससे हम ए को पहचान सकते हैं। अगर ऐसा नहीं दिया गया है तब वो एक दूसरे फॉर्म में ए की वैल्यू देगा, जिससे हम समझ सकते हैं कि ए को कैसे कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए डायरेक्टली नहीं देता तब वो देगा क्वेश्चन में आर मीन्स रेडियस या फिर डायमीटर। क्यों, क्योंकि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया का फार्मूला होगा ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, अगर आर पता चल जाए ए निकाल लेंगे, क्योंकि पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, मतलब 3.14 होती है, फिक्स है, और आर की वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा तो डायरेक्टली आर रख देंगे। डायमीटर की वैल्यू दिया रहेगा तो डायमीटर से रिलेशन है डी इज इक्वल टू आर बाई 2, तो यहां से आर निकाल के रख देंगे। ठीक, आप समझ गए। तो ए यहां पर कैलकुलेट करते हैं। ए कैसे कैलकुलेट करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल से, यानी पाई ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। यहां पर लिखिए, पहले ए कैलकुलेट कर लीजिए, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ए इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 1 mm या 10⁻³ 10⁻³ का होल स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ठीक, ये समझ आए, पाई की जगह ये, आर की जगह 10⁻³ का होल स्क्वायर, यानी a इज इक्वल टू 3.14 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ए पता चल गया, सारी वैल्यू यहां पुट करिए। तो r इज इक्वल टू रो की वैल्यू 1.72 इंटू 10⁻⁸, लेंथ की वैल्यू 1000 है, 1000 को 10⁻³ भी लिख सकते हैं, अपॉन ए की वैल्यू 3.14 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। तो यूनिट छोड़ देते हैं, इसका फाइनली जो यूनिट आएगा वो ओम आएगा, क्योंकि आर की वैल्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू है। सॉल्व करिए,
r इज इक्वल टू 2 प्लेस पे न्यूमिनेटर में भी डेसिमल है, 2 प्लेस पे डिनोमिनेटर में भी डेसिमल है, तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट, क्यों? क्योंकि सेम प्लेस पर था, यानी 172/314। ठीक, अब 10 की पावर -8 में से 10 की पावर 3 गया तो बचा 10 की पावर -5, और ये जो डिनोमिनेटर में 10 की पावर था इसको न्यूमिनेटर में लाएंगे, इसका पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी इंटू 10 की पावर 6। ठीक, जब आप इसको डिवाइड करेंगे यानी r इज इक्वल टू 172 को 314 से जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.548। ठीक, अब डिवाइड करके देख लीजिएगा, इनटू 10 की पावर +6 से 10 की पावर -6 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर 1 आ जाएगा ना, इसको पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 6 में 5 गया 1, यानी 10 की पावर 1 या 10 लिख सकते हैं इसको। जब इसका आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो r इज इक्वल टू 5.48 यूनिट ओम, ये आपका आंसर। ठीक, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले क्वेश्चन को रेड कर लिया जाता है। A 4 ohm wire is doubled on it. Calculate the new resistance of the wire. Means एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 4 ओम है और वो वायर अपने आप डबल हो जाता है, तो जब डबल हो गया तो उस सिचुएशन में उस वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा ये कैलकुलेट करना है। ठीक, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए मैं डायग्राम बना देता हूं। सपोज करिए ये एक वायर था, ठीक, ये वायर जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए मान लेते हैं, एल यानी लेंथ मान लेते हैं एल है, रेजिस्टेंस मान लेते हैं R1, रेजिस्टिविटी मान लेते हैं ρ1। क्वेश्चन कह रहा है ये अपने आप डबल हो जाता है, इटसेल्फ। डबल होने का मतलब कि आप ये वायर इतना लंबा था, ऐसा सपोज करिए, इसको आप बेंड कर दिए, फोल्ड कर दिए, फोल्ड करके ये वाला पोर्शन इसके ऊपर कर दिए, सॉरी ये वाला पोर्शन इसके ऊपर कर दिए, मतलब ये जो इधर क्रॉस सेक्शनल एरिया था फोल्ड होकर इसके ऊपर आ गया, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया डबल हो जाएगा, लेंथ कम हो जाएगा, लेंथ हाफ हो जाएगा। अब देखिए जब वायर को डबल कर दिया गया अपने आप, उस सिचुएशन का डायग्राम, इस बार क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज कर गया, ये यहां से इसको फोल्ड कर दीजिए तो क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज कर गया और जो लेंथ था वायर का वो हाफ हो गया उसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट वाले के रिस्पेक्ट में, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना आया यहां पर 2a, लेंथ फर्स्ट वाले वायर के रिस्पेक्ट में हाफ हो गया, रेजिस्टेंस R2, रेजिस्टिविटी ρ2। ठीक, जब इस वायर को डबल कर लिया गया अपने आप, मतलब फोल्ड किए होंगे, ऐसे वायर उठा के इसके ऊपर ओवरलैप कर दिए, तो जितना ये पहले से ए था, एक ये वाला भी ए इसके ऊपर आ गया तो 2a हो गया, इसीलिए यहां पर मैंने 2a लिखा। बीच से फोल्ड किए हैं तो जो लेंथ था वो हाफ हो गया, L/2 हो गया। R2 में कैलकुलेट करना है, तो क्वेश्चन में स्टार्टिंग वाले इनिशियल वाले वायर की रेजिस्टेंस दी गई है, R1 इज इक्वल टू 4 ओम मान लेते हैं। ठीक, फर्स्ट वाले वायर का एरिया A1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कितना है A है। ठीक, फर्स्ट वाले वायर का लेंथ L1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कितना है L है। फर्स्ट वाले वायर का रेजिस्टिविटी ρ1, सेकंड वाले वायर का रेजिस्टेंस कितना है R2, यही तो हमको कैलकुलेट करना, ये नहीं पता। सेकंड वाले वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 इज इक्वल टू 2a, सेकंड वाले वायर का लेंथ कितना है L2 इज इक्वल टू L/2। दोनों वायर का रेजिस्टिविटी सेम होगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी दो बात पे डिपेंड करती है, एक तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, दूसरा नेचर ऑफ मटेरियल पे। टेम्परेचर दोनों जगह का सेम हमको कंसीडर करना है, और नेचर ऑफ मटेरियल जो वायर ये है वही तो ये भी है, क्योंकि इसको डबल कर दिया गया, फोल्ड कर दिया गया। तो अगर ये कॉपर का था, ये भी कॉपर का है, जब वायर का नेचर सेम होगा तो उनकी रेजिस्टिविटी इक्वल होगी, यानी कह सकते हैं ρ1 इज इक्वल टू ρ2। तो रेजिस्टिविटी का फार्मूला क्या होता है, ρ इज इक्वल टू R इंटू A/L। फर्स्ट वाली रेजिस्टिविटी वायर के लिए यहां से फर्स्ट कर दीजिए, ये फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड वाली रेजिस्टिविटी के लिए R इंटू A/L। सेकेंड रेजिस्टिविटी है सेकेंड वायर की, तो R2 A2 L2 सबको 2 कर दो, फर्स्ट वाला सबको 1 सेकेंड वाला सबको 2 कर दो। यहां पर वैल्यू पुट करो, R1 की वैल्यू 4, A1 की वैल्यू A, L1 की वैल्यू L, R2 की वैल्यू नहीं पता, A2 की वैल्यू 2a,
L2 की वैल्यू L/2, ठीक। A से A कैंसल आउट, L से L कैंसल आउट, 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है। तो यानी हमारे पास बचा क्या, इस तरफ तो बस 2 बचा, मीन्स 2 इज इक्वल टू इस तरफ R2 अपान 1/2, 1/2 इधर भेजिए तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, ये डिवाइड में था, इधर आया तो मल्टीप्लाई में, इज इक्वल टू R2, 2 1 जा 2, यानी R2 इज इक्वल टू 1 ओम। इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पहले पढ़ा भी था, जो रेजिस्टेंस होता था एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था, क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, ठीक, यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया 2A, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखिए यहाँ 4 ओम रेजिस्टेंस था और यहां पर 1 ओम हो गया, ठीक। एक बात और पढ़े थे कि जब जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहां पर लेंथ ज्यादा था, रेजिस्टेंस 4 ओम है, यहां लेंथ कम हो गया, हाफ हो गया, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, मतलब लेंथ कम हुआ तो रेजिस्टेंस कम हो गया, इसीलिए फाइनली इसका रेजिस्टेंस वो कम हो गया, कितना हो गया, 1 ओम, ठीक। आई होप ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए। जैसा कि हर लेक्चर के एंड में मैं आपको होमवर्क देता हूं, तो इस लेक्चर के एंड में भी आपके लिए ये होमवर्क है, न्यूमेरिकल है। 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइए। मैं वेट कर रहा हूं, देखते हैं सबसे पहले कौन कमेंट करता है और किसका आंसर राइट होता है, ठीक। तो आज के इस लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का सबसे फेवरेट टॉपिक, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।